हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रोबायोलॉजी। जैसा कि आपको पता है कि मैं टिफ़र की जनरल साइंस को डिस्कस कर रहा हूँ लगातार। अभी तक मैंने 2018 से 2022 तक का हमने डिस्कस कर लिया है। आपको खास बात बता दें, मैं डिक्रीजिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिस्कस कर रहा हूँ। पहले मैंने 22 का, फिर 21, फिर 20 और उसके बाद मैं आज 18 वाला डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाइए, चैनल में जाइए, या चैनल से देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। और आप आई बटन पे क्लिक करके भी हमारे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैं इस चैनल पे जो है लगातार आपके साथ टिफ़र का डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इससे पहले आप लोगों के साथ हैदराबाद यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया है। तो अगर आप नहीं देखें तो आप उसको देखिए, बिकॉज दे प्रोवाइड हेल्प ड्यूरिंग द बायोलॉजी, मतलब सेक्शन सी डिस्कशन। तो जब आप सेक्शन सी के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपको हैदराबाद यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस जो है उसके कंसेप्ट काम आएंगे। तो चलिए हम जनरल साइंस डिस्कस करते हैं। हाँ, कुछ लोगों का कहना है कि पर डे 2 वीडियो अपलोड करें, लेकिन मैं 2 वीडियो इसलिए अपलोड नहीं करता हूँ। आपका मैक्सिमम यहाँ पे 50 जा रहा है, वो भी लाइक तो कभी कभी 0 भी हो रही है, या 3 या 4 लाइक्स हैं। मोटिवेशन नहीं मिलता है। अगर आप यहीं पे मैक्सिमम, अगर आप अपनी इस वीडियो को शेयर करते, बहुत जगह पहुंचाते, तो ज़रूर हम आपके लिए 2 वीडियो पर डे लाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप इतना मतलब कम लाइक्स आते, इतना कम आपका रिस्पॉन्स हो रहा है, तो क्या हम 2 वीडियो लाएं? इसलिए भी है। अगर हाँ अभी भी आप चाहते 2 वीडियो आए तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप इसे ज़्यादा शेयर कीजिए। और गेट एग्ज़ाम उसका मैं 11 तारीख से शुरू करने वाला हूँ। EYPYQ। तो अगर आप इसका चाहते हैं कि 2 वीडियो पर डे आए तो आज से आपको मेहनत करना पड़ेगा। इस चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब करना होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना होगा, अपने जूनियर के साथ शेयर कीजिए जो टिफ़र 2024 को क्रैक करना चाहते हैं। अगर आप इस चैनल पे कंटिन्यूअस बने रहते हैं तो हम आप गारंटी लेते हैं सन 2024 में आपका टिफ़र क्रैक हो जाएगा, क्योंकि 24 तक मैं आपका जनरल साइंस के अलावा बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इन 1828 वुलर सिंथेसाइज्ड यूरिया इन अ लेबोरेटरी। दिस इज अ सिग्निफिकेंट बिकॉज इट डिमोन्स्ट्रेट दैट। आप याद रखिए, वुलर जो है वो आपका बर्जीलियस के स्टूडेंट रहे हैं, और बर्जीलियस केमिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इन्होंने काम किया है। और इन्होंने केमिस्ट्री में सन 1810 में जो है इन्होंने एक थ्योरी हाइपोथेसिस दी थी जिसे हम वाइटलिज्म कहते हैं। वाइटलिज्म हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। और वाइटलिज्म हाइपोथेसिस जो है ये कहता है कि आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को बहुत ही आराम से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी में फॉर्म हो सकता है, हम लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते हैं। ये क्या कहता है? विटलिज्म थ्योरी, विटलिज्म हाइपोथेसिस। बर्जीलियस के अनुसार जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको बनाने के लिए एक वाइटल फोर्स की ज़रूरत होती है, और वो वाइटल फोर्स ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर होता है। पर इन्हीं के स्टूडेंट ने सन 1828 में अमोनियम साइनाइड कंपाउंड, अमोनियम साइनेट, यह कंपाउंड यूज किया था, जो कि एक इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। यह एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये अमोनियम साइनेट से वुलर ने इससे एक कंपाउंड बनाया जो कि था यूरिया।
और यूरिया जो है यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मतलब क्या है कि साइंटिस्ट वुलर जो कि बर्जीलियस के स्टूडेंट है, उन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया। और जैसे ही वुलर ने ये डिस्कवरी करी, तैसे विटलिज्म थ्योरी जो है एक मिथ्य के रूप में बदल गया और विटलिज्म थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया। तो इसमें क्या है, बायोमोलिक्यूल आर द कार्बन कंपाउंड? नहीं। यूरिया वुड बी एन आइडियल फर्टिलाइजर? ऐसा कोई बात नहीं थी। ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी सिंथेसाइज्ड विदाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म, या क्योंकि विटलिज्म में क्या कहा जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही बना सकते हैं, बट वुलर के हाइपोथेसिस के अनुसार, वुलर के डिस्कवरी के हिसाब से ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम बॉडी के बाहर भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बना सकते हैं। तो यही इसका सही आंसर है। हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है द यूज ऑफ द डीएनए evidence to find the crime suspect is not, क्या है आपका, not perfectly conclusive because, देखिए जो क्राइम सीन पे क्राइम सस्पेक्ट से अगर हम डीएनए एविडेंस को लाते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर हम कोई वॉयल या सैंपल कलेक्शन वॉयल में डीएनए को ला रहे हैं, तो सबसे पहला है कि डीएनएज एंजाइम अगर कहीं से आ जाए तो यह डीएनएज एंजाइम डीएनए को सबसे पहले डिग्रेड कर देगा, डिग्रेड द डीएनए, तो सैंपल को डिग्रेड कर देगा। अगर ये डीएनए को डिग्रेड कर रहा है, मतलब हमारे पास सफिशिएंट डाटा की कमी हो जाएगी या इनसफिशिएंट डाटा हमारे पास आएगा। हो सकता है कि कभी कभी इस जहाँ से मैंने ये सैंपल लिया हो वहाँ पे ब्लड जो है मिक्स हो गया हो, किसका, जो कि सस्पेक्ट नहीं है, या वो इंसान जो वहाँ पे बचाने गया हो किसी को, उसको भी चोट लगा हो और इसका भी ब्लड मिक्स हो गया। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा ए एक विक्टिम है और बी नहीं है, बट क्या हुआ, जब ए कोई भी क्राइम कर रहा था तो बी यहाँ पे जाके इसको रोकने की कोशिश करा, तो जिसके कारण बी को भी इंजरी हुई और इसका भी ब्लड यहाँ पे आके मिक्स हो गया। तो यहाँ पे एक क्या हो गया, आपका मिक्सिंग हुआ। मिक्सिंग को हम कंटामिनेशन भी कहते हैं। तो अदर इंडिविजुअल के डीएनए का कंटामिनेशन हुआ, फर्स्ट डिग्रेडेशन हुआ। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी है। अगर आप तीसरा नहीं भी जानते हैं तो आप याद रखिएगा कि ये डीएनए जो हमने निकाला, इसमें सफिशिएंट डाटा हमें नहीं मिलेगा डिग्रेडेशन हो जाने के बाद, जिससे कि हम एक इंडिविजुअल की यूनिकली पता लगा सकें। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। ये देखिए क्या है, आई होल्ड अ बोतल वर्टिकली, मतलब क्या है कि कोई बोतल है, ये कोई आपका बोतल है, ये एक बोतल है, बोतल के ऊपर जो है कॉर्क है। अब हमें बताना है कि हमने इस कॉर्क को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराया। देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब है इस तरह से मूव होना, ये होता है, इसे हम क्लॉक वाइज बोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब याद रखिए, अगर ये सेंटर है और कोई भी चीज इस सेंटर से इधर मूव हो रही हो तो इसे हम बोलते हैं लेफ्ट साइड में मूव होना, और अगर ये इधर की तरफ मूव हो रही होगी तो इसे हम बोलेंगे राइट साइड में।
अब अभी आपने तुरंत देखा कि ये जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा, इस डायरेक्शन में मूव हो रहा, मतलब आपका जो थ्रेड होगा वो अगर आप इसको मीन मान ले तो इस डायरेक्शन में थ्रेड भी साथ में मूव होगा। तो जो थ्रेड का मूव है वो किस डायरेक्शन में, थ्रेड किस डायरेक्शन में होगी, तो थ्रेड लेफ्ट हैंडेड कंडीशन में होगी, इस कंडीशन में वो जा रही होगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि दिस मीन्स द थ्रेड ऑफ द स्क्रू ऑन विच द कैप मूव्स इन। तो कैप किधर मूव कर रही है, इधर, तो ये थ्रेड भी किस डायरेक्शन में होगी, लेफ्ट हैंडेड थ्रेड होगी। ये क्वेश्चन है आपका, रिलेटिव परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर रिमेन कांस्टेंट इन 21% फ्रॉम द सी लेवल टू द पीक ऑफ द माउंट एवरेस्ट, व्हाई द ह्यूमन सफर द एल्टीट्यूड सिकनेस। हमेशा याद रखिएगा जब भी आप सी लेवल से माउंटेन की तरफ जाते हैं या माउंट एवरेस्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहला कंडीशन है यहाँ पे आपका जो एयर है वह एयर डेंस होने की जगह लेस डेंसर होगा, क्योंकि हॉट एयर का जो डेंसिटी है वो कम होता है और हॉट एयर की डेंसिटी कम होने से क्या होगा, लेस डेंस है, मतलब प्रेशर जो होगा एयर का प्रेशर वो क्या होगा, आपका एयर का प्रेशर डिक्रीज होगा और एयर का प्रेशर डिक्रीज होने से सिकनेस जो है वो इंक्रीज होगी। सिकनेस क्या होगी, इंक्रीज होगी। यहाँ पे क्या कंडीशन हो गया, एयर जो है लेस डेंस होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा तो सिकनेस इंक्रीज होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है, ड्यू टू दी ओजोन लेयर। भैया ओजोन लेयर माउंट एवरेस्ट पर क्या ही काम आएगा, नाइट्रोजन का परसेंटेज बढ़ने से भैया क्या काम है, हमारा कुछ नहीं होने वाला। इंक्रीज द एक्सपोजर ऑफ द अल्ट्रावायलेट ले, वैसे ये इसका जो ऑप्शंस है वो भी बहुत ही इजी है, इसमें ऑप्शंस को ही आप देख के हटा सकते थे। करेक्ट आंसर इसका सी होगा, ड्यू टू रिड्यूस्ड एयर प्रेशर एट द हायर एल्टीट्यूड। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे आपका एयर प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा। ये आपका क्वेश्चन है, इसको हम आपको अभी सोल्व करके दिखाएंगे, बट हम आपको इसका शॉर्टकट ट्रिक बता दें। यहाँ पे कार्बन 14 जो आपका कार्बन 14 है इसका हाफ लाइफ दे रखा 5700 ईयर, ये आपका हाफ लाइफ दे रखा, और यहाँ पे बोल रहा है कि 16 था और 12 हो गया, मतलब क्या हमारा फाउंड टू गिव एन एक्टिविटी इतना इफ द लिविंग ट्री गिव अ काउंट ऑफ इतना। ओके, यहाँ पे 16 था और 12 हो गया, ये आपका यहाँ पे दे रखा है। तो हमें ये बताना है, मैंने कहा यहाँ पे ये ए है और यह ए नॉट है। तो अब देखिए 16 से 8 होने में यहाँ पे कितना लगता, 57, पर ये 8 ना होके 12 पे ही है, मतलब हाफ लाइफ 57 से कम होना चाहिए। तो 57 से कम होना चाहिए, इसलिए ये और ये तो आंसर होगा नहीं। लेकिन यहाँ पास अगर ये 16 से 14 या मतलब 14 के लगभग होता, 14 के लगभग होता या 16 से 15 के लगभग होता, क्योंकि ये यहाँ पे देखिए टोटल 16 से 8, यहाँ पे क्या हो रहा है 12 है, 12 जो है आपका किसके करीब है, मतलब देखिए यहाँ पे अब यही वाली बात है, यहाँ पे आपको तुक्का मारना पड़ेगा। ये तो 2 आपने एलिमिनेट कर दिया, बाकी वैसे 53 भी एलिमिनेट हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ये होगा। तो आप अगर तुक्का मारना चाहते तो इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन चलिए हम आपको इसका ओरिजिनल तरीका बता दें। सबसे पहले आपका क्या दे रखा है, टी हाफ दे रखा, टी हाफ कितना दे रखा, और ये न्यूमेरिकल आप लगा लीजिएगा
और इसको समझने की भी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको हर जगह आएगा और हर जगह आपको ये दिक्कत देगा। ए जो है यहाँ पे 16 CPM अपॉन GC है, ए नॉट 12 CPM अपॉन GC है। अब हमें एक फार्मूला पता है T1/2 इक्वल टू 0.693 अपॉन के। यहाँ से हम के की वैल्यू निकालेंगे तो होगा 0.693 अपॉन 57। अब यहीं पे ये तो आपका हाफ लाइफ का फार्मूला था। अगर हाफ लाइफ का फार्मूला ना पूछ के सीधे टी और के बीच में रिलेशन पूछेगा तो आपका होगा 2.303 के लॉग ए अपॉन ए नॉट। तो टी यहाँ पे आपको पता लगाना है 2.303 बाई के जो है वो आपका 0.693 बाई 5700 इंटू लॉग ए क्या है आपका, ए यहाँ पे है 16/12। अब आप इसको सॉल्व करो t इक्वल टू, तो जब इन दोनों को सॉल्व करोगे ये डेसिमल से डेसिमल हटेगा, बाकी इसको डिवाइड कर लीजिएगा। मे भी आपको इतना मैथ आता होगा, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ। ये हो जाएगा 57 log 1.33। तो t इक्वल टू 3.32 इंटू 57 इंटू लॉग 1.33 की वैल्यू होती है 0.1238। इसको जब सोल्व करेंगे तो आपका आएगा 23 ईयर अप्रॉक्सीमेट में आंसर आएगा। अब यहीं पे आपको समझना है, लॉग आपका 4/3 आया था, तो इसको चाहे तो आप इस तरह से सोल्व कर सकते हैं, log 2 माइनस का log 3, और log 2 होता है 2 log 2 माइनस log 3, और 2 30 और log 3 होता है 0.57। इसको आप करोगे तो आपका आएगा 0.60 माइनस 0.57। तो वैसे 0.16 यहाँ पे अगर आप 5 लेके चलते हैं तब भी आपका ये आ जाएगा 0.1। तो अगर आप 0.1 लेके यहाँ पे हल करते हैं तो भी आपका करेक्ट आंसर ये आ जाता, क्योंकि आपको अप्रॉक्सीमेशन में चाहिए था। ये वैसे भी पूरा आपका 100 के रूप में नहीं आएगा। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने लॉग भी बता दिया आप लोगों के लिए। तो अब तो यह वीडियो लाइक कर लो यार, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, जिससे कि हमारे सारे वीडियो को टाइम टू टाइम मिलते रहें। हम तो अपने तरफ से पूरा मेहनत करें, पता नहीं आप लोग क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। अभी तक आप 260 सब्सक्राइबर ही पूरा पाए हैं, बल्कि अगर जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं अभी तक तो आपका 1000 सब्सक्राइबर हो जाना चाहिए था। और हाँ, वीडियो पे व्यूज़ ही नहीं आ रहे, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे। देखिए हाँ, मैं एक्स्ट्रा कोई उसमें करिकुलर नहीं कर रहा हूँ, तो अगर आपको लग रहा है कि मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये है कि जो भी आप दे रहे हो व्यूज़ मुझे, वो मेरा जेन्युइन है। दूसरा है कि आप यार लाइक करके जाया करो यार, डीमोटिवेशन हो रहा। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपका कोई रिस्पॉन्स ही अच्छा नहीं आ रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेसेसरी फीचर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का नेसेसरी फीचर कौन सा नहीं है, तो कौन सा है ये पता चल जाए मतलब सही है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, सोते समय आप पैर एक झटके में खींच लेते हो, इसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। गरम तावे पर उंगली रख दो, तुरंत उंगली पीछे की तरफ खींच लेते हो, इसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। या आपके कान के पास से कोई पत्ती, अगर कोई पत्ती ले जाता है तो आप क्या करते हो, अपने बॉडी को झटक लेते हो, इसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं।
ये सब होता इसलिए है क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन में स्पाइनल कॉर्ड जो है वो इन्वॉल्व होती है, ना कि ब्रेन। ब्रेन में ये प्रोसेस बाद में जाता है, सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो तुरंत रिस्पॉन्स दे देता है। लेकिन ये स्पाइनल कॉर्ड या जो ब्रेन है ये पार्ट किसका होता है? नर्वस सिस्टम का। तो इसलिए मतलब क्या है कि ये जो रिफ्लेक्स एक्शन की प्रोसेस है वो नर्वस सिस्टम से तो कंट्रोल होता है। मतलब नॉट फीचर पूछ रहा, ये तो फीचर है। दूसरा, रिफ्लेक्स एक्शन भाई इनवॉलेंट्री होता है, बात सही है, ऐसा नहीं कि आपके हाथ में होता है। तीसरा, बहुत ही रैपिड रिस्पॉन्स होता है किसी पर्टिकुलर स्टिम्युलस से के प्रति। तो ये तीनों तो फीचर है, पर प्रोटेक्टिव फंक्शन ये कोई फीचर नहीं है। आपका रिफ्लेक्स एक्शन कोई प्रोटेक्टिव फंक्शन नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन इज अ प्रोटेक्टिव, बट रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो प्रोटेक्टिव नहीं है। तो इसमें एलिमिनेशन मेथड आप कर सकते थे, 3 जो कि है उसको छांट दो, जो बच गया वही आंसर है। यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस हैज लिंक्ड विद द माइक्रोसेफेली। माइक्रोसेफेली का मतलब होता है ब्रेन की डेवलपमेंट में कमी हो जाना। ब्रेन के डेवलपमेंट में कमी होने का मतलब है कि जब प्रेगनेंसी होगी तो मदर को कोई एक वायरस इन्फेक्ट करेगा जिससे कि ब्रेन के डेवलपमेंट में दिक्कत होगा। तो उस वायरस का नाम जिका वायरस है। ये आपको डायरेक्ट अगर याद होगा तभी आप इसे निकाल सकते हो। जिका वायरस एक ऐसा वायरस है जो कि प्रेग्नेंट फीमेल्स को इन्फेक्ट करती है और इससे माइक्रोसेफेली या ब्रेन डेवलपमेंट या सीएनए से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत आसान है। यहां पे लिखा है 8 स्क्वायर है, 8 स्क्वायर है। 3 जो है वो क्या है? स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है। 3 क्या है? स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है। 2 objects are drawn one after another. In the first drawn object, it put back in the bag before the second object is drawn. The probability that both are the same shape is x. यहाँ पे बोल रहा कि कोई एक ऑब्जेक्ट को आप निकाल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर मैंने कहा 8 स्क्वायर और 3 स्फेरिकल बॉल है, और इसमें से एक ऑब्जेक्ट को आप बाहर निकाल रहे हो और फिर दूसरा निकालने से पहले इसको वापस इसमें डाल रहे हो और फिर दूसरा ऑब्जेक्ट निकाल रहे हो। और आपने कहा कि जो सेम शेप आने वाला है वो क्या है? उसकी प्रोबेबिलिटी x है, मतलब x प्रोबेबिलिटी है कि वो दोनों आ सकेगा। लेकिन दूसरा कंडीशन आपने ये कहा कि 8 बॉल और 3 इसमें से 3 स्क्वायर है, इसमें से तुमने एक बॉल निकाल लिया, मतलब a निकाल लिया। अब इसको वापस इसमें नहीं डालेंगे। जैसे ही वापस नहीं डालेंगे अब क्या होगा? इस कंडीशन में कितना था? 8, 9, 10, 11। यहाँ पे टोटल आउटकम 11 था, पर अगर एक आपने निकाल लिया तो अब जो हम यहाँ से निकाल रहे हैं इसमें सिर्फ 10 ही बचेगा, और 10 से मुझे b निकालना होगा। तो चूंकि जब हम नॉर्मल कंडीशन में थे तो प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी थी? प्रोबेबिलिटी हमारी थी x की प्रोबेबिलिटी थी। लेकिन जब हम बिना उसमें वापस रखे अगर चेक करेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि आउटकम जो है वो हमारा डिक्रीज हो गया। जब आउटकम डिक्रीज हो गया तो प्रोबेबिलिटी भी डिक्रीज होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? x से कम होगा, स्मॉलर देन x होगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 मेरे हिसाब से रिपीट हुआ है। अभी तक मुझे यही एक क्वेश्चन ऐसा मिला जिसमें आप कंसेप्ट कह सकते हो रिपीट हुआ है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बताई गई है और ग्राफ कुछ इस तरह से खींची गई है। और इसी का एक क्वेश्चन मैंने कल या परसों बताया था, उसमें मैंने बताया था जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है जिस भी डिजिट की, वो हमारी मोड होती है। सबसे ज़्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो मोड होती है, मतलब मोड की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा और मीन की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है।
और मीडियन की फ्रीक्वेंसी सब बीच में होती है। तो यहाँ पे देख लीजिए मीडियन जहाँ भी बीच में है दैट इज द करेक्ट आंसर। तो सबसे ज़्यादा मोड की, सबसे कम मीन की और मीडियन की बीच में होती हैं। ठीक है, यही पे पलट के लिखा हुआ है। ये ऐसा क्वेश्चन एक और है और ऐसा ही ग्राफ था जिसमें दो ग्राफ को कंपेयर किया गया था और मैंने उसको भी बहुत ही सही से समझाया था। अगर आपने नहीं देखा मेरे पुराने वीडियो तो जाइए देखिए, आराम से देखिए, आपको फ़ायदा आएगा। मैं गारंटी लेता हूँ आपको फ़ायदा होगा, आपके बहुत से कंसेप्ट क्लियर होंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, अपने जूनियर अपने सीनियर सबके साथ शेयर कीजिए। यहाँ पे लिखा है द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 सो ऑन फाइनाइट। इसका आंसर जो है वो आपका है आंसर नंबर डी। हम इसमें सम नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि ये सीरीज डाइवर्स्ड है। सीरीज अगर कन्वर्स सीरीज होता है तो हम जो है उसका आंसर निकाल सकते, सम निकाल सकते, पर डाइवर्स होने का मतलब है कि यहाँ पे डाइवर्जेंट सीरीज पाई गई है और ये आगे चल के बाइफरकेट होती रहेगी या बहुत ही इनफाइनाइट पे जाके वो होगी। अगर कोई डाइवर्स सीरीज है तो उसका फाइनाइट सम नहीं हो सकता। यह कह सकते हैं इनफाइनाइट सीरीज की फाइनाइट सम नहीं हो सकता। अगर फाइनाइट सम नहीं हो सकता तो उसका हम आंसर नहीं बता सकते। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, इट टेक 10 सेकेंड टू सेंड और रीड द मैसेज। मतलब मैसेज एसएमएस जो है उसको रीड करने में 10 सेकेंड लग रहा और सेंड करने में भी 10 सेकेंड लग रहा। मतलब क्या है कि कोई मैसेज जो मुझे मिलेगा उसको हम 10 सेकेंड में पढ़ पा रहे हैं और जो भेज रहा है उसको 10 सेकेंड में मिल रहा है। ठीक है। एट द अर्थक्वेक हिट मी, हम यहाँ पे बैठे हैं और यहाँ पे मुझे अर्थक्वेक ने हिट किया। आई वॉन्ट टू वार्न माई फ्रेंड हु इज लोकेटेड 60 मीटर ड्यू वेस्ट ऑफ मी। मतलब यहाँ से 60 मीटर की दूरी पर मेरा एक फ्रेंड है, इस पॉइंट पे उसको मुझे इन्फॉर्म करना है। द अर्थक्वेक एपिसेंट्रिक वाज, अर्थक्वेक दोनों के लिए एक सेम पे है और वो कहाँ पे है? 25 सेंटीमीटर और 25 किलोमीटर, वो भी हमसे साउथ में। तो अब यहाँ से एपिसेंट्रिक है मतलब दोनों के लिए सेंटर सेम है। ए अगर हम हैं, इसको अगर हम बी और इसको हम सी कह दे और ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है तो यहाँ पे यह एक ट्रायंगल बन गया। और इस ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से AC स्क्वायर इक्वल टू AB² प्लस BAC स्क्वायर। तो AB क्या है आपका? AB जो है वो आपका 25 का स्क्वायर है और AC जो है आपका 60 का स्क्वायर है। 25 का स्क्वायर 625 है और 60 का स्क्वायर 36 है। इसको आप करोगे तो 5 2 2 4। अब यहाँ से अगर हम BC निकालें तो BC क्या होगा? 4225 मीन्स 65 किलोमीटर। मैंने आपसे कहा था कि 1 to 30 का स्क्वायर और 1 to 10 का क्यूब याद कर लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए। मतलब ये आपका 65 किलोमीटर है। ठीक है। तो अगर हम अर्थक्वेक की बात करें, अर्थक्वेक की बात करें तो अर्थक्वेक की स्पीड जो है दे रखी है। अर्थक्वेक वेव की स्पीड जो है वो दे रखी है 1 किलोमीटर पर सेकेंड। तो अर्थक्वेक का स्पीड जो है 1 किलोमीटर पर सेकेंड दे रखा। अब हमको ये जानना है कि वो 65 जो किलोमीटर है वो कितने देर में ट्रेवल करेगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि टाइम टेकन बाय वेव टू ट्रेवल
तो टोटल 1 किलोमीटर 1 सेकेंड में जा रही है, तो या 1 किलोमीटर 1 सेकेंड में, तो 65 किलोमीटर कितने सेकेंड में जाएगी? तो 65 सेकेंड में ही जाएगी। सेम इसी तरह अगर हम ये कहें कि टाइम टेकन बाय वेव टू ट्रेवल 25 किलोमीटर, मतलब हमें कब पता चलेगा, हमें कितना देर में अर्थक्वेक का पता चलेगा? तो 25 सेकेंड में पता चलेगा। लेकिन अब हमें ये बताना है कि हाउ मेनी सेकेंड डज माई फ्रेंड हैव टू गेट आउट द बिल्डिंग फ्रॉम रीडिंग माई मैसेज, मतलब मेरा दोस्त मैसेज पढ़ने के बाद कितने देर में वो हम बिल्डिंग से बाहर आएगा। अब यहीं पे थोड़ा समझने वाली बात है कि उसके पास टाइम कितना बचा होगा। उसके पास टोटल 65 सेकेंड में अर्थक्वेक का झटका पता चलेगा, लेकिन उसी 65 सेकेंड में जो उसको पता चलेगा उसमें से हमारा 25 सेकेंड में तो मुझे पता चलेगा। तो जब मुझे पता चलेगा, फॉर यहाँ से अर्थक्वेक एक साथ आया और इस डायरेक्शन में भी गया और इस डायरेक्शन में भी गया, तो जब मुझे अर्थक्वेक मिल जाएगा तब हम मैसेज करेंगे ना। तो जब हमें अर्थक्वेक मिलेगा तब उस समय हमारा 25 सेकेंड में हमें अर्थक्वेक मिलेगा और 10 सेकेंड मुझे मैसेज को सेंड करने में लगेगा और 10 सेकेंड उसको मैसेज को रीड करने में लगेगा। तो टोटल आपका 45 सेकेंड जो है वो चला जाएगा किस चीज़ में? मैसेज, मतलब अर्थक्वेक हमें लगे पता चले और हम मैसेज भेजें और मेरा दोस्त मैसेज पढ़ ले, इतने में आपका 45 सेकेंड चला जाएगा और टोटल आपके पास 65 सेकेंड ही है अर्थक्वेक को वहां पहुंचने में। तो 65 सेकेंड में से जब हम 45 सेकेंड माइनस करेंगे तब हमें पता चलेगा कि 20 सेकेंड उसके पास एक्स्ट्रा बचा हुआ है, वो 20 सेकेंड में अपने घर से बाहर निकल आए। तो 20 सेकेंड इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे यही समझने वाली चीज़ थी। पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करके थोड़ा मेंटल दिमाग का यूज़ करना था और इस आंसर को इजीली हम सोल्व कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा कि सोलर इक्लिप्स डू नॉट अकर एवरी मंथ। सोलर इक्लिप्स हर साल नहीं होता, हर मंथ में नहीं होता, साल नहीं हर मंथ में तक क्यों नहीं होता? इसका आंसर सिंपल सा है कि जो आपका वो है अर्थ की ऑर्बिटल है, वो ऑर्बिटल सन के प्रति और मून का जो ऑर्बिटल है वो दोनों अलग अलग होता है, सेम प्लेन में नहीं होता। अगर ये दोनों सेम प्लेन में होता तो हर साल मतलब हर महीना सोलर इक्लिप्स होता, पर यहाँ पे क्या है कि मून का जो ऑर्बिटल है वो और सन का ऑर्बिटल एक में ना होके ये थोड़ा टिल्ट है और मून का ऑर्बिटल जो है वो ज़्यादा टिल्ट है। मतलब इसका रीज़न क्या है कि मून का ऑर्बिटल का जो टिल्टनेस है वो और सन के ऑर्बिटल अर्थ का ऑर्बिटल का जो टिल्टनेस है वो दोनों डिफरेंट है, वो दोनों सेम नहीं है। सेम नहीं है मतलब सेम फेज में नहीं है। जब सेम फेज में नहीं है तो वो हर मंथ में नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? द मून्स ऑर्बिटल इज टिल्टेड रिलेटिव टू द अर्थ ऑर्बिटल अराउंड द सन। तो यहाँ पे क्या है, टिल्ट होने के कारण ये प्रॉब्लम हमारी आई है। 13 नंबर क्वेश्चन में बोला अ बस इज कैरिंग अ 23 पैसेंजर है। एवरेज वेट ऑफ द पैसेंजर 64 और 10 प्लस माइनस किलोग्राम। यहाँ पे 10 जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, 64 क्या है हमारा मीन है। 5 पैसेंजर गेट डाउन एट द बस स्टॉप। 5 पैसेंजर आपने उतार दिया, मतलब क्या किया आपने 23 था, 23 शुरू में था जिसका 64 प्लस माइनस 10 था और इसमें से आपने 5 पैसेंजर को वापस हटा दिया। तो हमें बताना है नो न्यू पैसेंजर ब्रॉड एट द बस एट दिस स्टॉप विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द वेट इन द बस आफ्टर इट लेफ्ट। देखिए इस 5 पैसेंजर की जो बात हुई है, इस 5 पैसेंजर के बारे में हमें नहीं दिया गया इन्फॉर्मेशन
कि इसका वेट कितना है, और अगर इसका वेट ही हमें नहीं पता तो हम ना मीन में कुछ कर सकते हैं ना ही हम स्टैंडर्ड डेविएशन में कुछ कर सकते हैं। तो जब हमें इसका वेट पता चलेगा तभी जाके हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन में कुछ कर सकते हैं। इस कारण से यह इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। क्योंकि अगर वेट नहीं दिया तो हम क्या बता दें, सिर्फ उन्होंने एवरेज वेट एक जगह दे दिया है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि हमें डिनोमिनेशन के लिए है 1 2, मतलब कितना है, ऊपर से शुरू करते हैं। 50 का नोट है, 20 का नोट है, 10 का नोट है, 5 का नोट है, 1 2 का नोट है और 1 का है, और इससे हमें बनाना है 99। तो 99 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हर चीज़ से एक एक नोट हम पिक कर लेंगे। फॉर एग्जांपल एक यहाँ से, 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 क्योंकि हमें ध्यान दीजिएगा स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ नोट बताने हैं, कम से कम कितने नंबर ऑफ नोट्स हम यूज़ कर सकते हैं। जब हम एक एक पिक करेंगे तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कितना हो रहा, 50 60 70 80, 80 5 85, 86 87 1 88, 88 हो रहा है, और हमें चाहिए कितना था 99, और हमें हो कितना रहा है 88। तो इसमें से आप माइनस करो 99, 9 में से 8 गया तो 1 हो गया, 1 11 हो गया। मतलब क्या है कि 11 के लिए हम क्या कर सकते हैं, 11 जो है हमारा 10 + 1 में डिवाइड हो रहा, मतलब एक और नोट ले ले हम इसका 1 का, और दूसरा नोट ले ले हम 10 का। मतलब क्या है कि हम यहाँ पे एक 50 का, एक 20 का, 2 10 का, एक 5 का, एक 2 का और 2 1 का नोट ले ले। 2 2 4 5 6 7 8, टोटल 8 नोट की हमें ज़रूरत पड़ेगा 99 लाने के लिए। This is the last question for that this type, and here this is a given fx equal to x plus sin x। अब देखिए fx इक्वल टू x इन sin x, तो हम क्या करेंगे f डैश x निकाल लेंगे। f डैश x को हम डिफ्रेंसिएशन बोलते हैं dx अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू दी x, x प्लस साइन x, यहाँ पे हम विथ रिस्पेक्ट टू दी x बोल रहे हैं। तो जैसे डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos x। तो अगर हम यहाँ पे f डैश x जो है वो 0 कर दें तो आपका क्या आएगा 1 प्लस cos x इक्वल टू 0, cos x इक्वल टू माइनस का 1, ये आ गया cos x इक्वल टू माइनस का 1। तो मिनिमम के लिए, मिनिमम वैल्यू के लिए, मिनिमम वैल्यू के लिए हमारा क्या है, मिनिमम वैल्यू के लिए यहाँ पे कितना होगा 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, और मैक्सिमम वैल्यू के लिए, मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू के लिए cos x इक्वल टू 1, तो हमारा f डैश x की वैल्यू कितनी आएगी 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। अब यहाँ पे ये आपको याद रखना है, और कैसे मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैं मैथ का स्टूडेंट नहीं हूँ, बट मैंने याद कर रखा है, वो ये है कि नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन जो होती है इसके लिए कंडीशन है यहाँ पे कि एफ एक्स जो है, एफ एक्स ये जो है आपका एफ डैश एक्स कॉमा 0 में होना चाहिए। ऐसा कुछ फंक्शन है, आप देख लीजिएगा। इसका आंसर जो है आपका नॉन डिक्रीजिंग है। मुझे मैथ नहीं आती, मैंने ट्राई करने की कोशिश करी, इतना आप सोल्व कीजिए, इसके बाद आप मैथ के कंसेप्ट को यूज़ करके इसको सोल्व कर सकते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैथ मुझे नहीं आता इसलिए आप इसे एलिमिनेट भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। दैट्स इट। ये इतना मैंने सही किया, इसके आगे मुझे नहीं पता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।